नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक फॉरेस्ट्री से थोड़ा हटके रहेगा और स्क्रीन पे आ गया है। आज का टॉपिक रहेगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज पे। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग दे आर मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज एट प्रेजेंट। और इस पे जनरल स्टडीज के पेपर में भी और एज एन एसे ये आपसे पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो जनरल स्टडीज में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस एट लीस्ट 6 ब्रॉड एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। और एसे के तौर पे पूछा जा सकता है, जहाँ तक मेरा जानकारी है, इफेक्टिव क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो आज इस टॉपिक को आगे बढ़ा के बात करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं आज की तारीख में, दैट इज फेसिंग अवर प्लेनेट। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है, दे आर क्लोजली लिंक्ड टर्म्स, क्लोजली रिलेटेड टर्म्स, बट दे आर नॉट द सेम। इसको ध्यान रखिए। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जबकि क्लाइमेट चेंज अनकम्पेसिस या क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू ब्रॉडर शिफ्ट इन वेदर पैटर्न्स अक्रॉस द होल ग्लोब। जैसे कि थ्रू आउट द ग्लोब देर इज राइज इन सी लेवल, देर आर चेंजेज इन प्रेसिपिटेशन नेचर। जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ कम हो रही है, तो एकदम हो रही है, या ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेज इन प्रेसिपिटेशन। तो ये सारे आपके क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इशूज हैं। इसके बाद जहाँ क्लाइमेट चेंज में अब दो मुद्दे उभर के आते हैं। जब जहाँ भी आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो एक क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और एक मिटिगेशन। मिटिगेशन और एडेप्टेशन, दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ये दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। अब मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन रेफर्स टू, मिटिगेट मीन टू रिड्यूस, इट रेफर्स टू एक्शन टेकन टू रिड्यूस द सीवियरिटी। अब सीवियरिटी का मतलब है हरसनेस और स्टेननेस और स्ट्रिकनेस। तो वो कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। इन दी तो इन अदर वर्ड वी कैन से मिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ इंटरवेंशन टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लाइमेट चेंज बाई लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के जो स्टेप्स उठाने हैं वो आपके मिटिगेशन के अंतर्गत कवर होते हैं। अब मिटिगेशन के दो तरीके हैं, दो कैटेगरीज हैं। या तो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट ऑल टुगेदर द एमिशन एट द सोर्स। आप ग्रीन हाउस गैसेज को कम कीजिए या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। बिल्कुल एलिमिनेशन तो मुश्किल है, या रिडक्शन ही कह सकते हैं। जैसे कि आप फॉसिल बेस्ड एनर्जी से आप नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी पे चले जाइए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाइए बिल्डिंग की और ट्रांसपोर्ट की। और दूसरा इसका तरीका है मिटिगेशन का, सिक्वेस्टर कीजिए, सोखिए। किसको? ग्रीन हाउस गैसेज जो आपके एटमॉस्फेयर में है उसको उसको सिक्वेस्टर करना। तो इसके लिए तो फॉरेस्ट आर द बेस्ट सोर्स, बिकॉज फॉरेस्ट आर द बेस्ट सिंक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए इससे बढ़िया जरिया आपके पास सारे ग्लोब में या अर्थ पे, प्लेनेट पे नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा एडेप्टेशन पे बात कर लेते हैं। एडेप्टेशन, एडेप्ट का मतलब है मेकिंग एन एडजस्टमेंट और एक्लेमेटाइजेशन। एडेप्ट लाइफ टू चेंजिंग क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना। तो वो कैसे कर सकते हैं?
बाई इंक्रीजिंग दी एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि एलईडी बल्ब को एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करें ताकि आपकी एनर्जी कम, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाइए, यानी कि इरिगेशन टेक्निक में जैसे आपका ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है या फिर आपका ड्रिप इरिगेशन है, इस तरह की वाटर यूज एफिशिएंसी मेजर्स को अपनाइए। स्विचिंग टू ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में आप चावल की जगह आप बाजरा उगाइए, तो जहाँ पानी की कम खपत होती है। इसी तरह से सी लेवल राइज कर रहा है तो शोर प्रोटेक्शन टेक्निक को लगाइए। इवेकुएशन प्लान बनाइए लोगों को निकालने के लिए लो लाइंग एरियाज में। तो इस तरह के आपको अडेप्ट करना पड़ेगा विद दी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो दैट इज अडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, 6 अर्जेंट एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय साइंटिस्ट। एक्सपर्ट के अनुसार ये 6 एरियाज हैं जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। तो एनर्जी, दूसरा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज भी आ जाएंगी, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी और नेचर, फिर है फूड, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। अब एनर्जी पे आते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया वो था एनर्जी। देखिए एनर्जी का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फॉसिल फ्यूल जो हैं दे आर दी मेजर सोर्स फॉर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हर जगह आपको ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो इस तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार, ग्रीन इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में आपका ये जैसे बसेस वगैरह आपकी पेट्रोल डीजल, सीएनजी की बसेस भी बंद हो गई, डीजल की तो पहले ही बंद हो गई थी। तो गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग टू ग्रीन इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको बैटरी से चलाई जाती है। इसी तरह यूज ऑफ एलईडी बल्ब, सबसे पहले अपन 90 से पहले टंगस्टन फिलामेंट बल्ब होते थे, और वो सीएफएल के बल्ब आ गए, आजकल एलईडी के बल्ब आ गए। तो दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो सके। इसी तरह आपका ग्रीन बिल्डिंग प्रमोटिंग, आपका इस तरह की बिल्डिंग बनाइए कि सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। आपका वेजिटेटिव मेजर्स को आप लगाइए, ट्रीज क्लाइंबर्स अलोंग बिल्डिंग साइड, स्पेशली सदर्न साइड, क्योंकि सन राइज होता है ईस्ट में, ईस्ट के बाद सन जाता है ड्यूरिंग द डे टूवर्ड सदर्न साइड, और सदर्न साइड से होता हुआ ये आएगा वेस्टर्न साइड में। तो सदर्न साइड में बिल्डिंग के आसपास आपको अगर टॉलर ट्रीज रहेंगे तो वहाँ आपका बिल्डिंग की कूलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, या हीटिंग रिक्वायरमेंट सर्दियों में कम हो जाएंगी, और गर्मियों में आपकी एयर कंडीशनिंग की डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन ग्रीनरी को बढ़ाइए आप शहरों में। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, सिग्निफिकेंट रिसर्च फाइंडिंग ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री और अर्बन ग्रीनिंग पे, कि किस तरह से अर्बन फॉरेस्ट्री को अगर हम प्रमोट करते हैं तो सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये हो गया एनर्जी से रिलेटेड एरिया। दूसरा एरिया है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउसेज गैसेज को कम करना। ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी हैं? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। और इसके अलावा एयर पॉल्यूटेंट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है और 10 माइक्रोन से कम है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, दीज आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज मैंने जो आपको अभी बताई क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार वो अलग हैं, और ये पॉल्यूटेंट अलग हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहिए, अर्बनाइजेशन कहिए, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहिए, उसकी वजह से। तो आपको एक तो CO2 एमिशंस को रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है आप फॉसिल फ्यूल को कंजम्पशन को कम कीजिए, यानी कि कोल बेस्ड, पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड, गैस बेस्ड, इसको कम कीजिए हर तरीके से।
एफिशिएंसी बढ़ाइए, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा दीजिए। ट्रांसमिशन लॉस जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है उसको कम कीजिए। दूसरा ग्रीन हाउस गैस है CH4, मीथेन गैस। मीथेन गैस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपका वेटलैंड में चला जाता है, सीवेज और अदर एफ्लुएंट दैट गोज इनसाइड दी वाटर बॉडीज, और वहाँ पे जाके वो डिकम्पोज होता है और वहाँ पे वो CH4 को, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ओनली ट्रीटेड मैटर मस्ट एंटर आवर वाटर बॉडीज। तो ये आपका CH4 को एक तरीका हो गया कम करने का। इसके अलावा जो आपका लाइफ स्टॉक है, काउज, बफेलो, शीप, गोट्स, कैमल, दे प्रोड्यूस दिस मीथेन गैस एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये हम रोक नहीं सकते। आपको दूध चाहिए, मिल्क रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम तो आपको लाइफ स्टॉक रखना पड़ेगा। तो CH4 एमिशन टू सम एक्सटेंट इज अलाउड। लेकिन जहाँ दीज एनिमल्स आर रेज्ड फॉर फूड, मीट पर्पज के लिए रेज किए जाते हैं, दे मस्ट बी रिड्यूस्ड, या उनको एलिमिनेट करना चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर है कि अपनी मीट रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए, वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना चाहिए। इसी तरह लैंडफिल साइट्स, दे आल्सो प्रोड्यूस CH4 बिकॉज वेस्ट डिकम्पोजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये आपकी जो लैंडफिल साइट्स हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में तो 4-5 हैं, तो जो कूड़े के पहाड़, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा सरकार को अगर मीथेन गैस का प्रोडक्शन कम करना है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपका नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट है। बायोजियोकेमिकल साइकिल आपने पढ़ी होंगी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो इसी तरह ये नाइट्रोजन साइकिल का ये पार्ट एंड पार्सल है। तो थोड़ा बहुत नाइट्रस ऑक्साइड तो इसमें पैदा होगा ही होगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इशूज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आप वी आर यूजिंग एक्सेस यूरिया, दैट इज ए काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपका नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, नाइलॉन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में, तो ये आपका यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसको आप ये थ्रू प्रॉपर रिसर्च इट कैन बी रिड्यूस्ड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं आपका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपका मैंने बताया कि किस्म का ग्रीन हाउस गैस है। पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज मैन मेड हैं ज़्यादातर, और इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, फायर रिटार्डेंट। इनको HFCs वर डेवलप्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर CFCs। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते थे, तो उनको रिप्लेस करके HFCs आए। लेकिन दीज HFCs आर आल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज विद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज वेरी हाई, और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका प्रोडक्शन कम करना चाहिए। इनका अल्टरनेटिव आपको खोजना पड़ेगा अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेज की कंसनट्रेशन कम करनी है तो। इसी तरह ये पर फ्लोरोकार्बन PFC, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, दे आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और इनका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये आपका मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में यूज होता है, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ये आपका पैदा होता है, और सर्किट ब्रेकर्स में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो सबसे ज़्यादा है, 30,000 इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अल्टरनेटिव हैड टू बी फाइंड आउट टू इफ ग्रीन हाउसेज कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन को हम एरोसोल भी कहते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल है, ये गैस नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सूट। ये किस लिए हो, ये कहाँ से पैदा होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन इन बायोमास बर्निंग। आप लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, या डीजल एग्जॉस्ट, आपका ये स्कूटर्स वगैरह में भी ये डीजल एग्जॉस्ट में, या ट्रक बसेस जो डीजल की हैं पुराने ज़माने की, उसमें से आपका ये ब्लैक कार्बन निकलेगा। कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल, यानी कि जो वुड बायोमास बर्निंग,
तो इसका ब्लैक कार्बन क्या करता है? इट वार्म द अर्थ बाई एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सन इन द एटमॉस्फेयर। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये हीट को वापस जाने नहीं देता, यानी कि इट आल्सो रिड्यूसेस एल्बिडो। एल्बिडो होता है एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। वो एल्बिडो जो कैपेसिटी है अर्थ की वो कम हो जाती है। तो इट डिसरप्ट क्लाउडीनेस एंड मानसून रेनफॉल ऑल्सो। इट आल्सो एक्सेलरेट मेल्टिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर। तो ये जो ब्लैक कार्बन है ये बहुत सारी समस्याओं को की जननी है। तो ये ब्लैक कार्बन जो कि एक किस्म के पार्टिकल्स हैं, ब्लैक सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दे हैव टू बी रिड्यूस। और क्या क्या इसके कारण हैं, उन कारणों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैंने यह कारण आपको ऊपर यहाँ बता दिए। तो ये था दूसरा एरिया रिगार्डिंग कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट एंड कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर। अब तीसरा एरिया है नेचर और बायोडाइवर्सिटी। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये सबसे बड़े दुश्मन हैं बायोडाइवर्सिटी के। और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, आपका रिवर इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम्स हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, दे आर नॉट सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस। तो बायोडाइवर्सिटी अगर आपकी पुअर रहेगी तो आपकी जो रिलेटेड इकोसिस्टम सर्विसेज हैं या इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं लाइक पॉलिनेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट एमिलियोरेशन, आपकी ये सारी प्रोसेस क्रिपल्ड हो जाएंगी, ये अधमरी हो जाएंगी अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं है। और अब आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग पढ़िए और जानिए, याद रखिए, वाइल ह्यूमन कंस्टिट्यूट जस्ट 0.01% ऑफ टोटल लिविंग बायोमास ऑन दी अर्थ। टोटल लिविंग बायोमास का मतलब है सारे आपके पेड़ पौधे आ गए, छोटे से छोटी सेब और हब से लेकर के बड़े से बड़ा पेड़, और सारे आपके जीव जंतु आ गए, छोटे से छोटा आपका बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से लेकर के बड़े से बड़ा अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लू व्हेल और जिराफ, सारे आपके इंक्लूडिंग मैनकाइंड। तो टोटल लिविंग बायोमास का सिर्फ 0.01% है ह्यूमन बीइंग। बट द एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एलिमिनेटेड मोर देन 50% ऑफ नेचुरल प्लांट बायोमास एंड वाइल्ड एनिमल। जो 0.01% कंस्टिट्यूट करता है ह्यूमन बीइंग, उसने 50% से ज़्यादा आपका प्लांट बायोमास को बर्बाद कर दिया प्लेनेट पे, और वाइल्ड एनिमल्स को भी तबाह कर दिया। ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे मानवता की करतूत। और ये सोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, द ह्यूमन इकोलॉजी ऑफ ओवरशूट, वाई ए मेजर पॉपुलेशन करेक्शन इज इनएविटेबल। ये वर्ड नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, 2023 में ये पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन द नेट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि बताती है कि बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद करने में ओनली एंड ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स और इनवर्टिब्रेट्स और एनी अदर काइंड ऑफ मैमल्स। इसके अलावा याद रखिए, फॉर द पास्ट 60 ईयर्स, ये भी एक मैंने जर्नल से लिया है, फॉर द पास्ट 60 ईयर्स नेचुरल इकोसिस्टम्स हैव रिमूव 56% ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाई ह्यूमन एक्शन। 56% हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मानव ने, ह्यूमन बीइंग्स ने प्रोड्यूस की है, वो हमारे इन्हीं नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें 31% फॉरेस्ट और 25% ऑफ ओशियन, महासागर, ये दोनों हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं जिन्होंने ये 56% CO2 को एब्जॉर्ब किया है। अगर ये नहीं होंगे या बर्बाद हो जाएंगे तो आपका CO2 कंसंट्रेशन और बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखिए कि ये जो है CO2 रिमूवल के लिए हमें फॉरेस्ट को रिस्टोर करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और अलॉन्ग विद अदर लैंड इकोसिस्टम, ये आपका मैंग्रोव को बचाना पड़ेगा, मार्शिस को बचाना पड़ेगा, और ओशियन कल्प फॉरेस्ट। अब याद रखिए, ये कल्प फॉरेस्ट क्या होता है? कल्प फॉरेस्ट होता है एक किस्म का ये मैरीन इकोसिस्टम है दैट इज फाउंड अंडर सी। ये समुद्र के नीचे मिलेगा। ये मेनली एक किस्म का सी ग्रासीज है, या ये कहिए एक लार्ज ब्राउन एल्गी है, और ये मिलता है आपका टेम्परेट रीजन में।
जैसे कि अटलांटिक कोस्ट है, आर्कटिक और पैसिफिक कोस्ट हैं। तो ये मेनली एक ब्राउन एल्गी है, ये इसकी रूट नहीं होती, इट इज़ नॉट ए प्लांट, इट डज नॉट सपोर्ट रूट, इट गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर। इसको जो न्यूट्रिएंट लेना होता है कल्प फॉरेस्ट को, ये सी वाटर से ले लेता है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, फिशीज एंड अदर एल्गी। और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन में इसकी बहुत बड़ा रोल है ओशियन केल्प फॉरेस्ट का। तो ये आपके केल्प फॉरेस्ट को भी बचाना पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 गोल हैं, इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो 17 गोल हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो 15वां गोल तो टोटली आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को आपको अचीव करना है और लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना है, तो आपको गोल बनाने पड़ेंगे, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। यानी कि आपका सिटी में जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल कमेटी है, या पंचायत लेवल से लेकर के आपका नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और फिर ग्लोबल लेवल तक आपका एक रोड मैप ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा, तभी आपकी बायोडाइवर्सिटी बच सकती है। यानी कि ये जिम्मेवारी सभी की है, केवल गवर्नमेंट की नहीं है। पीपल हैव टू पार्टिसिपेट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। ये फाइंडिंग है एक यूनाइटेड स्टेट्स की। एक नॉर्दर्न रेड ओक करके एक पेड़ होता है, इसको कहते हैं कर्कस रूब्रा। ये देखिए, ये है आपका नॉर्दर्न रेड ओक। एक सदर्न रेड ओक होता है, एक नॉर्दर्न रेड ओक होता है। तो ये ज़्यादातर अमेरिका के हिस्सों में या कनाडा में पाया जाता है, कर्कस रूब्रा। इसको लेकर के एक फाइंडिंग है, उसमें ये बताया गया है कि अगर एक कर्कस नॉर्दर्न रेड ओक का एक पेड़ है जिसका 54 इंच डायमीटर है और 100 फीट टॉल है, तो उस वो पेड़ जो आपका है वो स्टोर करेगा अराउंड 8 टन ऑफ कार्बन, या उसको कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो अबाउट 28 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंज्यूम, इट स्टोर्स, या ये कहें 8 टन ऑफ कार्बन को वो स्टोर करके रखता है। अगर इसको पेड़ को हम काट देते हैं तो उसके बराबर कितने पेड़ लगेंगे उसको बचाने के लिए। तो ये आप इस फिगर से समझिए, हाउ मनी ओक ट्री डज इट टेक टू स्टोर 8 टन ऑफ कार्बन। देखिए, अगर एक पेड़ रेड, ये जो मैंने बताया नॉर्दर्न रेड ओक, अगर ये पेड़ 100 फीट टॉल है, देखिए बहुत ऊंचा होता है, 100 फीट का मतलब है 30 मीटर, मोर देन 30 मीटर, बहुत बड़ा पेड़ है। और 54 इंच डाया है, इसका डाया मीन डीबीएस, डायमीटर है, ब्रेथ हाइट। तो वो 8 टन को कार्बन को स्टोर करेगा। अगर इसका हम हाइट आधी घटा दें, यानी कि 50 फीट टाल कर दें, 100 फीट की जगह हाइट कर दी 50 फीट, और डायामीटर भी आपका 54 इंच की जगह हो गया 1/4 कम कर दीजिए, 12 इंच डाया, तो आपके 35 यंग पेड़ लगेंगे 8 टन कार्बन को स्टोर करने के लिए। और हाइट अगर आप और कम कर देते हैं 40 फीट, और डायामीटर और कम कर देते हैं 6, यानी कि 6 इंच रह जाता है, तो आपके 151 पेड़ लगेंगे नॉर्दर्न रेड ओक के। और 1/4 अगर हाइट कर देते हैं, ओरिजिनल आपकी थी 100 फीट, अब आपने हाइट कर दी 25 फीट, और डायामीटर रह गया हार्डली 1/12 ऑफ 54 इंच, यानी कि 4 इंच डाया रह गया। तो आपके 465 पेड़ लगेंगे किसके लिए, 8 टन कार्बन को स्टोर करने के लिए। तो मैसेज क्या है इस रिसर्च का, यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो लेसन इज वेरी क्लियर, सेव बिग ट्रीज वेयर एवर पॉसिबल। आपको बड़े पेड़ों को इसलिए बचा के रखना है क्योंकि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसका रिप्लेसमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ लगाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने रेफरेंस दे दिया है, साइंस प्रोग्रेस नाम के जर्नल में ये एक आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं। तो इट मीन्स सेव बिग ट्रीज वेयर एवर पॉसिबल।
तो ये, इसके अलावा नेचर में आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आर दी बेस्ट सॉल्यूशन टू एड्रेस दी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इशू। मिटिगेशन इशू पे अगर जाना है तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स में, आप ये देखिए। टुडे सिटीज प्रोवाइड होम टू, यानी कि 50% आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अगर सारे ग्लोब को देखें, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों को, 50% से ज़्यादा लोग हमारे आज की तारीख में, भारत में तो लगभग 37-38% के बाद पॉपुलेशन जो है वो दैट लिव्स इन अर्बन एरियाज, लेकिन ओवरऑल अर्थ पे देखें, ग्लोब में देखें तो 50% लिव्स इन सिटीज, और सिटीज कवर जस्ट 2% ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन एट द सेम टाइम दी सिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ CO2 एमिशन। जो ग्लोबल CO2 एमिशन है वो 80% यही सिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2/3 ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि सारे वर्ल्ड की 2/3 वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और 80% वो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं। तो भाई जिम्मेवारी शहरों की बनती है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का, जो स्टेप्स लेने हैं। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आपका डेवलपमेंट ऑफ अर्बन पार्क्स एंड वाटर बॉडीज। आपके अर्बन एरियाज में ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए दीज आर दी बेस्ट सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज देयर इज ए लार्ज कूलिंग इफेक्ट पर यूनिट सरफेस वाटर एज कंपेयर टू वेजिटेटिव पार्क सिस्टम। यानी कि अगर कंपेयर करें ये पार्क को और ये आपकी वेटलैंड्स को या वाटर बॉडीज को, तो वाटर बॉडीज आर मोर एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड कंट्रोलिंग एंड एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वेजिटेटिव, तो ये दोनों आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। और आपका अर्बन टेम्परेचर को कम करना है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करना है इन सिटीज़। तो आपको ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग, और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा वाटर बॉडीज इन द सिटीज। इसके अलावा आपका ग्रीन रूफ और ग्रीन वॉल कंसेप्ट, सिटीज़ में आपको इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि छतों के ऊपर और अलोंग दी वॉल, ये देखिए ये इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्लीन एयर, प्रोड्यूसिंग फूड, सपोर्ट अर्बन वाइल्ड लाइफ, स्ट्रॉन्ग वाटर को भी वो कंट्रोल करेगा, और बिल्डिंग के एनर्जी यूज को भी वो कम करेगा, और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करेगा। तो दीज आर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस विच वी हैव टू अडॉप्ट। इसके बाद आइए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देखिए आपने सब, हम सब जानते हैं कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक डोमिनेंट मेजर है इकोनॉमिक हेल्थ का। किसी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन जो जीडीपी है वो पीपल्स की वेल बीइंग, यानी कि उस कंट्री के या उस स्टेट के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को कितना डैमेज पहुंच रहा है, दैट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन द जीडीपी। इट नेवर मेंशंस हाउ मच डैमेज इज डन टू द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। वो जीडीपी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे बढ़ रही है, आपके एनवायरनमेंट को कितना डैमेज पहुंच रहा है, ये जीडीपी में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो प्रॉपर मेजर आपको अपनाना पड़ेगा। ये डेवलप नेशन में अपना भी रहे हैं, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। जीडीपी की जगह आपको जीपीआई एक लगाना पड़ेगा। जीपीआई में आपको पता लग जाता है कि आपको जो जीडीपी है वो, जो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही है। यानी कि जीपीआई मेजर द नेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेट बेनिफिट का मतलब है बेनिफिट माइनस कॉस्ट। वो केवल काउंट नहीं करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, पॉजिटिव उसमें नहीं देखेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहे हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। ये एग्जांपल से समझिए आप, इसे ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में।
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर वाटर अदरवाइज आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते वाटर बॉडीज में, तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एफ्लुएंट का बिफोर डिस्चार्जिंग वाटर इन दी वाटर बॉडी। अब वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अगर पैसा बचाना है, इफ ईटीपी इज क्लोज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, then the effluent will be flown directly into the water body, then cost of production of product would be reduced, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम अनॉर्मस एनवायरमेंटल कॉस्ट आर इम्पोज। आपके जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट आपकी वाटर बॉडीज में जाएगा वो उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दैट इज़ काजिंग हार्म टू द एक्वाटिक लाइफ। वो आपके एनिमल्स भी बीमार होंगे, आपके काउज बफेलो जो वो पानी को कंज्यूम करेगा, ह्यूमन बीइंग ड्रिंकिंग वाटर, और आपका इरीगेशन में वो यूज होगा, दैट विल गो इनटू द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेबल, योर फूड ग्रेन्स, आपके इस सब के इसमें चला जाएगा, ये एंटर कर जाएगा आपकी इस साइकिल में और बॉडीज में। तो इस तरह से ये आपका एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि भाई how much cost, environment cost is imposed on the society if an effluent treatment plant is closed or not employed by the pharmaceutical or chemical industries। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड कंसेप्ट ऑफ जीपीआई। नेक्स्ट एरिया है दोस्तों फूड हैबिट। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि जो वेजिटेरियंस हैं और एक हैं कंजम्पशन ऑफ मीट। वेजिटेरियन अगर आप डाइट अपनाते हैं तो आप बहुत बड़ी प्लेनेट की सेवा कर रहे हैं, यानी कि जो आपका आप ये देखिए, इससे पढ़ के देखिए, एस्टिमेट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलो ऑफ बीफ दैट वेरीज फ्रॉम 13,000 लीटर अप टू 1 लाख लीटर। अब 1 लाख और 13,000 में बहुत फ़र्क है, तो ये डिफरेंट प्लेसेस के लिए। कुछ एरिया जैसे अरब कंट्रीज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पानी लगेगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है। अमेरिका और कनाडा में जहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं है वहाँ कम पानी लगेगा, लेकिन कम से कम 13,000 लीटर पानी लगता है 1 किलो बीफ को प्रोड्यूस करने में, जबकि 1 किलो वीट को प्रोड्यूस करने में 2,000 लीटर से भी कम लगेगा। इवन आप राइस प्रोड्यूस कर लीजिए, वो भी 4,000 5,000 लीटर में 1 किलो राइस में लग जाएगा। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि आपका जो बीफ प्रोडक्शन है दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ वाटर। अब आप देखिए और क्या प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन रीजन ऑफ लैटिन अमेरिका। अमेजन रीजन वो है जो कि अर्थ का लंग कहलाता है, जो आपकी अमेजन के जंगल हैं, ब्राज़ील एंड नियर बाई कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो वहाँ 70% डिफॉरेस्टेशन केवल इसलिए हो गया क्योंकि आपको पास्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। पास्चर्स किसके लिए? आपको एनिमल्स को रियर करना है। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा विच वाज प्रीवियसली स्टोर्ड इन द ट्री। इसी तरह से 30% ऑफ अर्थ अंटायर लैंड सरफेस और 70% ऑफ ऑल एग्रीकल्चर लैंड इज यूज फॉर रियरिंग फार्म्ड एनिमल्स। आपका जो फार्म्ड एनिमल्स हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। मच ऑफ दिस ग्रेजिंग लैंड दैट अदरवाइज वुड हैव नेचुरल हैबिटेट्स सच एज वैल्यूएबल रेन फॉरेस्ट। तो वैल्यूएबल रेन फॉरेस्ट की जगह आप ये फार्म लैंड बना रहे हैं आपके गाय भैंस भेड़ बकरी पालने के लिए फॉर बीफ पर्पज़। तो ये आपका बहुत ही नुकसान कर रहा है आपके वातावरण को और आपके डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहा है। उसके अलावा जो फार्म्ड एनिमल है दे आर फेड ए वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग्स और ग्रोथ हार्मोन्स उनको दिए जाते हैं टू फैटन देम फास्टर, ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। और ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी ह्यूमन फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और ये आपके वाटरवेज में एंटर कर जाते हैं, तो आपकी सेहत से ही अल्टीमेट खिलवाड़ हो रहा है। तो ये फूड हैबिट्स को बदलने की आवश्यकता है। अगर आप प्लेनेट पे कुछ मेहरबानी चाहते हैं तो फूड हैबिट्स को बदलिए और वेजिटेरियन डाइट को अपनाइए, कहने का मतलब ये है। इसी तरह और देख लीजिए, काउज एंड शीप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 37% ऑफ टोटल मीथेन, और मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री जनरेट 64% ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया से आपका एसिड रेन पैदा होती है, क्योंकि आपका
आपका लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के लिए आपका ये गोबर वगैरह में इसमें भी अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इसी तरह लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री जनरेट से 65% ऑफ ह्यूमन रिलेटेड नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 300 टाइम्स है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी समस्याएं हैं या आपकी फूड हैबिट्स की वजह से। तो ग्रीन, इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट सर्विस टुवर्ड द प्लेनेट। अब आइए पॉपुलेशन पे। ये है लास्ट एरिया। मैंने छः एरिया आपको बता दिए, ये लास्ट पॉपुलेशन इज द लास्ट। देखिए, आज की जो पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ रफली 10 टाइम्स दी रिलेटिवली स्टेबल इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन जो थी। ये प्री इंडस्ट्रियल का ध्यान रखिए 1750 के आसपास, उसके मुकाबले हमारी 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। और हर साल आपके 80 मिलियन पीपल आर एडिड, यानी कि जर्मनी के साइज हर साल ऐड हो रहा है। आपके 7.8 तो में कम हो गया, आज के 8 बिलियन अभी हमारी जनसंख्या है ग्लोब की। और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी 10.8 बिलियन बाई 2100। और कुछ भी कह लीजिए, पावर्टी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, ड्रॉप इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की वजह से पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। दीज आर दी मेन रीजन। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो गई हैं, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ वुमेन आर नॉट यूजिंग कंट्रासेप्टिव। बहुत सारे कारण हैं, कुछ सोशल रीजन्स हैं, कुछ और कल्चरल रीजन्स हैं। तो जनसंख्या बढ़े जा रही है कहने का मतलब। और इस जनसंख्या बढ़ने की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है। इसकी वजह से आपका ये देखिए, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रही है, तो वाइल्ड एनिमल्स आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। और वो कोरोना, जीका वायरस, इबोला, वेस्ट नाइल वायरस, ये सारे वायरस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रही है। तो ये आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए, इस फिगर, ये दो फिगर आपकी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि 1750, यानी कि ये 1750 बोलते हैं जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में। और ये आज की तारीख में 2015 तक ग्राफ है। आप, लेकिन हम 2025 में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, 1750 से लेकर के 1950, यानी कि 200 साल तक ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है। और 1900 आफ्टर 1950 देर इज ए स्टडी इंक्रीज, स्टीप इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। और आज की तारीख में ये 2025 में ये आपकी 8 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है यहाँ पे। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बता रहा है पीपीएम में। ये पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए, वही 1950 तक आप देखिए स्टडी इंक्रीज हो रहा है। और आफ्टर 1950 ग्रेजुअल इंक्रीज, टीप इंक्रीज। तो जो आपकी 270 पीपीएम थी, 270 पीपीएम इन दी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, वो आज आपकी 2025 में जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो पहुँच चुकी है अराउंड 420 पीपीएम। तो कहने का मतलब है, इस दो फिगर से ये बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमन पॉपुलेशन एज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली लिंक्ड टू ह्यूमन पॉपुलेशन इन द ग्लोब। और ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये क्या कहा गया था कि आप ग्लोबल वार्मिंग को लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल यही है, ये आपका 1750, 1750 को बोला जाता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि यहाँ पे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस आज नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो हम एक्सीड कर चुके हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट भी फेल हो चुका है। तो ये दोस्तों मेरा वीडियो था। मैंने आपको 6 ब्रॉड एरियाज बताए विच आर वेयर वी हैव टू टेक एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। और पंचामृत कंसेप्ट ये हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिया था ग्लासगो में 2021 में। ये पंचामृत कंसेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं या प्रॉमिस किया है टू टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी ये हमारी हो जानी चाहिए 500 गीगावाट बाई 2030, यानी कि 500 गीगावाट हम ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे बाई 2030। एक और इसमें पंचामृत में आता है, यानी कि ये 5 पॉइंट है। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट विद रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। अभी हम 46% के बाद पहुंच गए हैं, तो ये भी हम बड़ी आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो मोस्ट एम्बिशियस टारगेट है पंचामृत कंसेप्ट में, वो है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल और टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाई 2070। 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है, यानी कि कोई कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस कंसेप्ट है। अचीव करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 33% से बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और विद गुड कनोपी डेंसिटी, यानी कि कनोपी डेंसिटी और क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट, हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट बढ़िया होगी। मोर देन 33% हो गया फॉरेस्ट एंड ट्री का, तभी हम ये कार्बन न्यूट्रल कंट्री का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो से विदा लेता हूँ, फिर कभी हाजिर होऊंगा। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ एनी डाउट इज़ देयर। ऑल द बेस्ट विशेज। फिर मिलेंगे। नमस्कार।